अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, बात करेंगे अफगानिस्तान में होने वाली मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स के हवाले से। बहुत अहम चीज़ें हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं। हम ये चाहते हैं कि उस पर हम बात करें और देखें कि अब जो है सूरत हाल वो किस तरह से डेवलप हो रही है, पाकिस्तान का इसमें किरदार क्या हो सकता है और क्या रहा है माजी में, और अमेरिका जो है वो बार बार जो इशारे दे रहा है या पाकिस्तान की तरफ जो उंगलियाँ उठाई जा रही हैं वो उसके हवाले से पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होगी, वहाँ पर अफगानिस्तान में ग्राउंड रियलिटी क्या है, जो आवाम के साथ किए गए वादे थे तालिबान की तरफ से क्या वाकई वो उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। रशिया, चाइना और पाकिस्तान जो है वो कब तक तालिबान की हुकूमत की हमायत कर सकते हैं और उसके लिए किस किस्म की सूरत हाल होगी जिसको देखते हुए वो उस पर काम करेंगे या उसकी हिमायत करेंगे। और उसके अलावा जो वहाँ पर ड्रोन पेट्रोलिंग के हवाले से अभी हमने देखा कि आज ही की खबर है और जो तालिबान इस वक्त अमेरिका को आगाह कर रहे हैं कि इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, आप इस पेट्रोलिंग को रोक दें, इसके हवाले से भी बात होगी। और कुछ और अहम डेवलपमेंट्स हैं जो वहाँ एक सेनेट कमेटी के हवाले से हमने देखा कि बड़ी एक अहम पेशरफ्त हुई है कि जो वहाँ के जनरल्स हैं उनको 6 घंटे की पूछगिछ जो है वो वहाँ पर की गई है, जो उनकी आर्म्ड फोर्सेस की वो कमेटी है। और उसमें ये बहुत सारी बातें पूछी गई हैं कि किस तरह से आपने वहाँ पर एकदम से इनखला कर लिया। और जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है उनको ये कहा गया था, जनरल मार्क की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है, उन्होंने कहा कि हमने ये कहा था कि 2500 फौजी वहाँ पर मौजूद रहने चाहिए। आपको ले चलते हैं कौमी असम्बली, जहाँ पर वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रूक नसीम इजहार ख्याल कर रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। स्पीकर असद कैसर की सदारत में कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है। इस्लामाबाद में वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रूक नसीम ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। कौमी असम्बली इजलास से बराह रास्त हम ये फुटेज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये मनाज़र कौमी असम्बली से, जहाँ पर कौमी असम्बली का इजलास जारी है। स्पीकर असद कैसर की सदारत में इजलास हो रहा है। वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रूक नसीम अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। ये थी PTV ताज़ा तरीन। ज़बरदस्त इनका एनालिसिस होता है, वो हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। नजम साकिब साहब हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर मौजूद हैं और नजम साकिब साहब की राय भी यकीनन हमारे लिए बड़ी हम बहुत सारी चीज़ें जो है इनसे समझेंगे और बड़ी अहम है इनकी ओपिनियन भी। सर आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों की इजाज़त से मैं चाहती हूँ कि मंसूर साहब की तरफ चले जाते हैं। ज़रा अफगानिस्तान की इस वक्त जो डेवलपमेंट है उसके हवाले से हम उनसे बात कर लेते हैं। मंसूर साहब, सर मुझे बताइएगा इस वक्त ग्राउंड पर क्या डेवलपमेंट आप देख रहे हैं? हमारी तरफ से पाकिस्तान, चाइना और रशिया की तरफ से जब बात होती है हमायत की तो कुछ चीज़ें होती हैं हमारे जहन में, और एक जो मुत्तफ़िका तौर पर राय सामने आई थी, ये भी कहा जा रहा था कि जब तक आवाम से किए गए वादे हमें पूरे होते हुए नज़र नहीं आएंगे तालिबान की तरफ से, तब तक जो है इस पर मज़ीद डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा। सर इस वक्त सूरत हाल क्या है वहाँ पर? जी देखिए, आज के दिन तकरीबन अफगानिस्तान में जो हुकूमत तालिबान ने कायम की थी उसको एग्जैक्टली 3 हफ्ते हो चुके हैं। और इस 3 हफ्ते में जो अफगानिस्तान में ये जो नई हुकूमत है ये मसरूफ़ है, अब ये कोशिश कर रही है कि सबसे पहले तो अफगानिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को फ़ाल किया जाए, क्योंकि इस प्रोसेस में इससे पहले जो 15 अगस्त से लेकर और ये जो गुज़िश्ता 1 महीने का अरसा था उसमें आपने देखा कि बहुत से लोग यहाँ पे जो पिछले रेजीम में इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे थे वो अफगानिस्तान छोड़कर चले गए या वो अपनी जॉब्स से अलहदा हो गए। तो इस सिलसिले में अब मौजूदा हुकूमत को ज़रा मुश्किलात का सामना है कि किस तरह वो अपनी पूरी वर्किंग स्ट्रेंथ सिविल सर्वेंट्स की पूरी करे। इन्होंने तमाम सिविल सर्वेंट्स को ये कहा है कि वो जो यहाँ मौजूद हैं मुल्क में वो ज्वाइन कर लें, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि मिनिस्ट्रीज मुतहर्रिक या फ़ाल होना शुरू हो गई हैं। लेकिन इनको बहुत सीरियस चैलेंजेस इस वक्त हैं। एक तो ह्यूमैनिटेरियन फ्रंट पे कि यहाँ पे एक सर्दी का सीज़न भी आ रहा है, ग़िज़ाई अजनास की किल्लत के भी कुछ आसार नज़र आ रहे हैं, तो उन चीज़ों की कमी के लिए जो दोस्त ममालिक हैं वो इनकी मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान चूँकि हमसाया मुल्क है, पाकिस्तान की तरफ से बहुत सप्लाईज भेजी गई हैं, दूसरे ममालिक भी भेज रहे हैं। और फिर इकनॉमिक क्राइसिस जो है या इकनॉमिक सिचुएशन जो है वो बहुत
सीरियस है, क्योंकि यूएस की तरफ से इनके एसेट्स फ्रीज कर दिए गए थे। जी जी। और उन एसेट्स के फ्रीज करने के बाद से अब यहाँ पे बैंकिंग चैनल्स प्रॉपरली नहीं काम कर रहे, इनको एम्प्लॉयज की सैलरीज देने में दिक्कत हो रही है और एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स करने में दिक्कत हो रही है। तो सही। ये ऐसे चैलेंजेस हैं कि अभी तक गवर्नमेंट इन्हीं चैलेंजेस से निबरत आजमा है। ठीक है। इसलिए इसमें जो अब देखना ये होगा कि किस तरह ये जो तालिबान की ये हुकूमत है इन तमाम चैलेंजेस से निपटती है, और आगे चल के जो चैलेंजेस जो मराहिल हैं इंक्लूसिविटी के या ह्यूमन राइट्स के, वुमेन राइट्स के और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज जो हैं उनसे किस तरह निबरत आजमा होती है। ठीक है सर, मैं देख रही थी कल ये खबर, आपने कहा कि हम सी पैक में शामिल करना चाहते हैं अफगानिस्तान को। अब जो इकोनॉमिक हमें क्राइसिस वहाँ पर नज़र आ रहा है, इस किस्म की खबरें तो बड़ी अच्छी हैं उनके लिए, इसको तो वेलकम किया जा रहा होगा। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान का कई साल से ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, ये हमने बहुत वजाहत से हमने कहा है कि हमारा फोकस जियो इकोनॉमिक्स पे है, और जी। हमारी लीडरशिप ने ये कहा है कि जियो इकोनॉमिक्स के लिए रीजनल कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, और रीजनल कनेक्टिविटी जो साउथ एशिया को कनेक्ट कर सके थ्रू अफगानिस्तान विद सेंट्रल एशिया और यूरेशिया, जी जी। उसमें सीपेक जो कि बीआरआई का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है उसका बहुत अहम रोल है। तो इस लिहाज से ये हमारा इनसे डायलॉग जो है या हमारी बातचीत में ये एक अहम उनसर है, और जो यहाँ पे हालात स्टेबलाइज होंगे, गवर्नमेंट स्टेबलाइज होगी, चीजें पीस और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगी, तो मेरा ख्याल है कि रीजनल कनेक्टिविटी पे फोकस आएगा। हम अपनी पोर्ट्स का लिंकेज इन प्रोजेक्ट्स के जरिए अक्रॉस द बॉर्डर जलालाबाद, कंधार और इनके थ्रू हेरात और मज़ार से इस्टेब्लिश करना चाहेंगे, और आप देखेंगे कि फिर ये रीजन सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी की तरफ जाएगा। लेकिन इस स्टेज पे चूंकि इनकी गवर्नमेंट अभी बहुत इब्तदाई मराहिल में है और उसे मजीद कई चैलेंजेस दरपेश हैं, तो इस वक्त मेरा ख्याल है फोकस हमारा जो है वो इसी चीज़ पे है कि यहाँ किसी तरह खित्ते में एक अमन की सूरत हाल पैदा हो। जी सही। अच्छा सर, मुझे एक बड़ा अहम पॉइंट है जो खबरें ज़ाहिर है कि बहुत पहले से चल रही हैं, और आपसे भी जैसे पहले बात हुई कि आइन के हवाले से बहुत पहले से बात हो रही है। तालिबान ने अब जो कहा है वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के 1964 के आइन को, यानी ज़ाहिर शाह का जो आइन है उसको हम अबूरी तौर पर नाफिज करना चाह रहे हैं। अब उसमें एक अच्छी खबर, हम जब उसकी सारी डिटेल्स देखते हैं, जब उसके फीचर्स देखते हैं आइन के, तो उसमें ख़वातीन को पहली मरतबा वोट डालने का हक दिया गया था कुछ। ये एक अच्छी खबर है, लेकिन इसके साथ साथ ही वो ये भी कहा जा रहा है कि जो हमारी सोच के मुतसादिम होगा, जो हम तालिबान के, तो उन शिकों को निकाल दिया जाएगा। तो सर इसको क्या समझा जाए? देखिए, गुज़िश्ता 2 साल से जो दोहा में पीस प्रोसेस जारी था, उसमें अफगानिस्तान के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक काफ़ी बहस हुई तमाम अफगान फरीकैन के दरमियान, और इख्तलाफात थे। इसमें जिस नुक्ते पर इत्तफाक नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा था आखिरी पीस प्रोसेस के आखिरी चंद हफ्तों में, वो यही था कि 1964 का जो अफगानिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ अमेंडमेंट के साथ सबके लिए एक्सेप्टेबल हो सकता है, और इसी चीज को मेरा ख्याल लेकर तालिबान की क़यादत अब आगे बढ़ रही है। और उन्होंने ये कल एक स्टेटमेंट में कहा है कि 1964 का आइन अफगानिस्तान के लिए एक अबूरी कॉन्स्टिट्यूशन का काम दे सकता है, लेकिन इसमें जैसे आपने कहा कि उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें जो शिकें इसकी मुतसादिम होंगी तालिबान की आइडियोलॉजी के साथ या इमारात की आइडियोलॉजी के साथ, वो चेंजेस करेंगे। तो अब हमें ये देखना होगा कि वो किस किस्म की चेंजेस करते हैं और क्या चीज़ वो अवाम के सामने पेश करते हैं। अगर अफगानिस्तान के अवाम को वो चीज़ एक्सेप्टेबल है, क्योंकि बेसिकली अफगानिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत है, और उनके अवाम को अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेबल होता है तो फिर बाकी दुनिया को भी एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन अभी ये देखना पड़ेगा कि वो किस किस्म की चेंजेस के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को पेश करते हैं। ठीक है सर, एक और भी डेवलपमेंट जो है, अफगान हुकूमत ने ये भी कहा है, तालिबान की तरफ से ये डिमांड भी सामने आई है यूएस के लिए कि जो ड्रोन पेट्रोलिंग हो रही है ये जो है इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, इसको ख़त्म किया जाए, वरना कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो आप फेस कर सकते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं?
जी देखिए, बदकिस्मती से हमारे रीजन में गुज़िश्ता 20 साल या 25 साल के दौरान ड्रोन का जिस तरह इस्तेमाल किया गया है, हम्म। इसमें इसे हाई वैल्यू टारगेट्स को यूज़ करने के लिए तो इस्तेमाल किया गया है, लेकिन साथ ही इसमें बहुत बड़ा जिसे हम कहते हैं एक डैमेज होता है, कोलैटरल डैमेज, जी। जिसमें बहुत सी इनोसेंट लाइव्स का भी ज़िया होता है, बहुत सी इनोसेंट लाइव्स इसका शिकार हुई हैं। तो हम्म। चूंकि ये ड्रोन्स की सर्वेलेंस अभी तक यहाँ पे अफगानिस्तान में जारी है, और आपने अभी देखा था कि जब एयरपोर्ट के ऊपर अटैक हुआ था एवैक्यूएशन के प्रोसेस के दौरान, उसके बाद भी अमेरिका की तरफ से कुछ ड्रोन अटैक किए गए थे, जिसमें से एक ड्रोन अटैक में एक इनोसेंट फैमिली के कुछ हम्म। मेंबर्स शहीद हो जी गए थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस किस्म के जो ड्रोन अटैक्स को, जिस तरह ड्रोन्स को यूज किया गया है, उसके ऊपर काफी तहफ़्फ़ुज़ात हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, अवाम के भी और तालिबान की क़यादत के भी। हम्म। और मेरा ख़्याल है कि ये इशू एक सीरियस इशू के तौर पर रहेगा यहाँ पे, जब तक ये ड्रोन्स का ख़तरा अफ़गानिस्तान के ऊपर मौजूद रहेगा। ठीक है सर, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि अब यूएस का ज़रा थोड़ा सा हम कर लेते हैं स्पेसिफिकली जी, कि जी, वहाँ जी। क्या स्ट्रेटजी रही है अब तक और अब के हालात क्या हैं। अभी खबर ये भी आ रही है कि सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी ने पूछगिछ की है जनरल से, और जो उनके वजीर दिफा है उनसे भी बहुत सारी जी, चीज़ों पे जो कंसर्न थे, उन्होंने 6 घंटे उनसे बातचीत की है और ये जी, जी। कहा है कि ये किस तरह से हो गया कि एक दम इनखला की कोशिश की गई है और उसमें बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। जनरल मार्क का ये कहना था कि हमने प्रेसिडेंट जो बाइडन को ये मशवरा दिया था कि 2,500 फौजी वहाँ पर मौजूद रहने चाहिए, एकदम से सबको नहीं निकालना चाहिए। इस वजह से वहाँ पर एयरपोर्ट पर भी अफरा तफरी का सारा मामला रहा और जितना भी नुकसान हुआ है उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर एक जिस तरह से बम धमाका भी हुआ और भी उसके बाद भी हुए। तो ये सारी सिचुएशन के हवाले से इस वक्त कुछ मुख्तलिफ किस्म की राय सामने आ रही है। प्रेसिडेंट जो बाइडन जी, ने 19 अगस्त को एक इंटरव्यू दिया था ABC न्यूज़ का, उसमें उन्होंने जी, कहा जी। कि मुझे नहीं याद कि किसी ने मुझे ऐसा कोई मशवरा दिया हो। तो सर ये इख्तिलाफात जो हैं इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने आपने सही कहा कि टेस्टिमनीज भी हुई हैं, फिर एक जी। ड्राफ्ट लेजिस्लेशन का भी जिक्र आया है, उसका ड्राफ्ट भी देखने में आया है, जिसमें इस बात का तयन करने की कोशिश की जा रही है और अंदरूनी तौर पर अमेरिका हम्म। में, कि ये जो फेलियर हुआ वहाँ पे, या जिस तरह से उनकी फ़ौजों का इनखला हुआ, इवैक्यूएशन हुई, और जिस तरह से अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं शो कर सकी, मुज़ाहमत नहीं कर सकी तालिबान के खिलाफ, जी। तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम्म। और अब चूंकि देखें, यहाँ पे 20 साल के दौरान जो अमेरिका ने यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए थे, या अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस क्रिएट की थी, और उनके ऊपर एक बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट हुई, 3.5 हम्म। लाख फौजों की उनकी तादाद थी। तो ये सबके लिए एक बहुत बड़ा मुअम्मा है कि वो अफगान फोर्सेस, 3.5 लाख की अफगान फोर्सेस कोई भी रेजिस्टेंस ना कर सकें, और तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के दौरान अफगानिस्तान के तमाम 34 प्रोविंसेस जो हैं उन पर तालिबान का कब्जा हो गया। सही है। तो अब इस प्रोसेस में मेरा ख्याल अमेरिका में जो ड्राफ्ट लेजिस्लेशन में या टेस्टिमनीज में जो ट्रेंड देखने में आ रहा है कि स्केप गोटिंग भी की जा रही है, और बिल्कुल। पाकिस्तान से मुतालिक जो खसूसी तौर पर जो प्रोविजन या जो लैंग्वेज मैंने देखी है, उससे साफ ये तासुर दिखाई देता है कि अब एक आने वाले हफ्तों में आप देखेंगे कि इस किस्म की कोशिश भी शायद हो कि इस जो जो हालात यहाँ पे पैदा हुए गुज़िश्ता चंद महीनों में या हफ्तों में, उसका मलबा इस तरह से पाकिस्तान पे गिराने की कोशिश की जाए। हालांकि आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने सर वो उन्होंने गुज़िश्ता एक बिल भी पेश 20 कर दिया साल ना, में। अमेरिकन जी, वो सेनेट में बिल भी पेश कर दिया ना अमेरिकन से, जी, उसमें उसी उन्होंने बिल कहा की है बात कर रहा हूँ। तो कि मैंने देखिए, अब गुज़िश्ता 20 साल में पाकिस्तान ने तो हर तरह से लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड की अमेरिकन फोर्सेस के लिए भी। यहाँ पे फॉरेनर्स की प्रेजेंस में पाकिस्तान ने पीस प्रोसेस को भी फैसिलिटेट किया, और जब ये फाइनली तालिबान दाखिल हो गए काबुल में, उसके बाद इवैक्यूएशन प्रोसेस में भी पाकिस्तान ने मदद यूएस की। और नेटो फोर्सेस की विड्रॉल में, और यहाँ से फॉरेन एम्बेसीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पर्सनल को निकलने में भी मदद की, बल्कि बहुत से अफगानों को जो अफगानिस्तान से जाना चाहते हैं, हम अभी तक उनकी मदद करते आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी नाइंसाफी होगी कि अगर जो ब्लेम है या ब्लेम गेम की तरफ जाया जाए, या जो स्केप गोटिंग है वो पाकिस्तान की तरफ की जाए। ठीक है, जाहिर है कि अब तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल है, बहुत सारी चीज़ें दुनिया को मालूम भी हैं।
पता भी है कि सूरत हाल क्या है। सर, ओवरऑल इस वक्त परसेप्शन क्या है? तालिबान किस हद तक दुनिया को ये बावर कराने में कामयाब हो चुके हैं कि अब के तालिबान और जो पुराने गुज़िश्ता जब उनका दौर हुकूमत रहा था उसमें बहुत फ़र्क है। हम एक तब्दीली के साथ आए हैं और हम ये समझते हैं कि अब दुनिया के हालात क्या हैं, असली तकाज़ों को हम समझ रहे हैं अब। देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा। अफगानिस्तान की, जैसे मैंने कहा, कि एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत है। यहाँ पे एक हुकूमत है जो अपनी पॉलिसीज़ खुद वज़ा कर रही है, और हम बतौर हमसाया और दूसरे हमसायों के साथ मिलकर और इंटरनेशनल कम्युनिटी रीजन के साथ मिलकर उनके साथ एंगेज भी हैं। ये चीज़ें जो अफगानिस्तान के अंदर चैलेंजेस हैं, इससे अफगानिस्तान की हुकूमत को आइंदा चंद हफ्तों और महीनों में बड़ी कोशिश के साथ निपटना होगा। इसमें सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, दाइश और टीटीपी, ईटीआईएम जैसे ग्रुप्स हैं जो अमन अमान को तबाह करने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, और इसलिए मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है, जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि अफगानिस्तान के अपने लिए भी मुनासिब नहीं होगा कि ये आइसोलेट हो दुनिया से, इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करना पड़ेगा दुनिया से इन तमाम इश्यूज के ऊपर, जो इंक्लूसिविटी है या ह्यूमन राइट्स हैं या रूल ऑफ लॉ है। इसी तरह दुनिया के लिए भी ये मुनासिब नहीं होगा कि अफगानिस्तान आइसोलेशन की तरफ जाए, उसके असरात दुनिया पे या रीजन पे मनफी होंगे। और इसलिए दुनिया के लिए भी ज़रूरी है, रीजन के लिए ज़रूरी है, हमसाया ममालिक के ज़रूरी है कि वो अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ बड़ा कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करें, और इस प्रोसेस के अंदर एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश की जाए और इन तमाम इश्यूज को इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक हल करने की कोशिश की जाए। बिल्कुल दुरुस्त। बहुत शुक्रिया मंसूर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अफगानिस्तान की इस वक्त की सारी सूरत हाल और जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ओवरऑल, इसके हवाले से हम उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। हम स्टूडियोज़ में चलते हैं। आदिल शाहजेब साहब, क्या आसान होगा स्केपगोट करना पाकिस्तान को? इस वक्त जो सारी सूरत हाल है, पाकिस्तान के ऊपर मुद्दा डाल देना कि पाकिस्तान इसका जिम्मेदार है। हालांकि जनरल बाग ने यह भी कहा उस वक्त, उन्होंने कहा कि हमारे जो अलाइज हैं और जो हमारे मुखालिफ हैं वो बड़ा क्लोजली हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो जायज़ा ले रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, किस तरफ रुख जाता है, हालात किधर जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद फिर पाकिस्तान को भी मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश की जा रही है। देखें, इसमें हमें मेरे ख्याल में पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा सोचना होगा बिफोर वी गेट इनटू द डिबेट कि जी हमें स्केप गोट बनाया जाएगा। ये अंडरस्टूड था, और पिछले जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है तो हम जैसे कुछ लोग ये कंसर्न्स रेस कर रहे थे कि देखें इस वक्त जो हमारा रिस्पांस है, जो हमारे इंटरव्यूज़ हैं, उसमें बड़ी मेजर्ड किस्म की हमें जो है जवाबात देने होंगे, क्योंकि ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं ये आपके खिलाफ फिर यूज़ होंगी, इस्तेमाल होंगी। क्योंकि देखें स्ट्रेटेजिक फेलियर, उन्होंने अब खुद कहा है कि ये अमेरिका का स्ट्रेटेजिक फेलियर था, उन्हें इस जंग में शिकस्त हुई है, 20 साल उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे लगाए हैं, तो उन्हें तो स्केप गोट चाहिए हर हालत में। और देखिए ये सवालात जो हैं ये सिर्फ अमेरिका में नहीं पूछे जा रहे, जो यूरोपीय ममालिक हैं, जो नेटो के बाकी मेंबरान हैं, वो अमेरिका से ये सवालात पूछ रहे हैं अपने ऐवानों में और ड्राइंग रूम्स में कि आपने मतलब 20 साल हमने भी कुर्बानियां दी, हमने भी, हमारे फौजी भी जितने मरे आपके साथ, लेकिन ना तो दोहा एग्रीमेंट में हमें आपने ऑन बोर्ड लिया, फिर एवेक्यूएशन जिस तरह से एक फौजी जो वहां से जो इनखला हुआ वो भी एक नाकाम स्ट्रेटेजी थी, वो भी बेहतर तरीके से हो सकता था। तो ये सारे सवालात तो पूछे जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका के पास जवाब फिलहाल हमें जो लग रहा है, जो सबसे आसान जवाब है, वो ये है कि पाकिस्तान को स्केप गोट बनाया जाए कि जनाब आप तालिबान की मदद करते रहें और आपकी वजह से हमें नाकामी का सामना करना पड़ा है। ऑल्दो जब एग्रीमेंट साइन हो रहा था तो आपको याद होगा कि डंके शादियाने बजाए जा रहे थे कि पाकिस्तान ने किस तरह हमारी हेल्प की है। देखिए तालिबान को टेबल पर टेबल पर लाके पाकिस्तान के रोल की आपने तारीफ की, आपने तालिबान को इंटरनेशनल लेजिटिमेसी खुद दी टेबल पर बिठा के। पाकिस्तान ने तो आपको नहीं कहा था, पाकिस्तान तो आपको 2012-13 से ये कह रहा था, जनरल कियानी साहब ने इनको लिखा था कि देखें ये जो आपकी स्ट्रेटजी है ये आगे जाके ये डिजास्टर साबित होगी, आपको शिकस्त होगी, तो बेहतर यही है कि अब आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से तालिबान को एंगेज करें। पाकिस्तान तो शुरू से उनको ये कह रहा था, लेकिन उसके बाद दोहा एग्रीमेंट होता है। अब दोहा एग्रीमेंट में क्या पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा था कि आपने जो अफगान इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको बिल्कुल बाईपास कर लें, या हमने क्या अफगान आर्मी को वहां पर कहा था 3 लाख की कि जी आपने लड़ना नहीं है। अब ये सारी
सारी चीजें जो है ये अमेरिका की जो खुद एक स्ट्रेटेजिक फेलियर है, हर लेवल पर हमने देखा, हर मरहले पर अमेरिका उस वक्त डंके बजाता है, अब जाके उन्हें एहसास हुआ है कि यार ये तो हमने 20 साल बाद हमने गलती की है। देखिए अब जो उन्होंने पाकिस्तान को जिस सिचुएशन में छोड़ दिया है वो ये है कि हमारा 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है। अब तालिबान अगर आइसोलेटेड हैं या इंटरनेशनली रिकॉग्निशन उनको मिल जाती है, वी हैव टू वर्क विद देम रिगार्डलेस ऑफ कि जी वो आइसोलेशन में, क्योंकि हमारा 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, वहां पे जो कुछ हो रहा है उसका इंपैक्ट आइडियोलॉजिकल जो स्पिल ओवर है या जो ऑपरेशनल स्पिल ओवर, यहां पर देखें हमारे जवानों के खिलाफ जो अटैक्स में इजाफा हुआ है, तो अगर ये बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ इनखिलाक किया जाता, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना के किया जाता जिसमें ना तो निकलते हुए पाकिस्तान को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, खित्ते के ममालिक को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। ख्याली में थे, अब आपने कहा हमने इतना ट्रेंड कर दिया, हम निकलेंगे तो वो सब कुछ संभाल लेंगे। एग्जैक्टली, लेकिन कमिंग टू दैट पॉइंट, मेरे ख्याल में कि अभी हमें तैयारी मजीद करनी चाहिए एज ए नेशन, एज ए कंट्री के मजीद स्केप गोटिंग जो है वो हमारी तरफ आएगी। और मेरे ख्याल में मैं फिर ये बार बार एम्फसाइज करूंगा, मेरे ख्याल में कि हमारे जो मिनिस्टर साहिबान हैं या प्राइम मिनिस्टर साहिबान हैं, इंटरव्यूज जब वो देते हैं तो उनको ये रियलाइज करना चाहिए कि आलमी मीडिया में व्हाट नॉट टू से, क्योंकि 90% तो आप पाकिस्तान का बयानिया बेच रहे हैं, लेकिन 10% इंटरव्यू में आप ऐसी बात कह देते हैं कि दुनिया का फोकस उस पर चला जाता है। मतलब अफगानिस्तान में जनाब गुलामी की जंजीरें जैसी स्टेटमेंट होगी, या हक्कानीस को जो है आपने पश्तून ट्राइब बना लिया। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती हैं। तो मेरे ख्याल में फॉरेन ऑफिस शुड टेक ओवर। अफगानिस्तान के मामलात पे जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वहां पे जबरदस्त हमारे कैरियर डिप्लोमेट्स बैठे होते हैं जिनकी जॉब ही यही है, वो मेजर्ड रिस्पॉन्सेस दें, एंड दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर द कंट्री। सही। नजम साकिब साहब, सर एक तरफ तो सारा जो है इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो आपने सेनेट में बिल पेश कर दिया या फिर ओवरऑल जो सारी डिस्कशन है, चाहे वो आपकी सेनेट कमेटी आपसे सवालात करती है तो उसमें भी आप साइड पे निकल जाते हैं। दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि हमारी तरफ सब लोग देख रहे हैं, फिर जनरल साहब ये भी फरमा रहे हैं कि 1 साल के अंदर अंदर वो ऐसा भी हो सकता है कि अलकायदा के जो लोग हैं वो हमारे ऊपर जो है वो हमारे लिए ख़तरा बन सकते हैं, हमारे लिए मुश्किल का बाइस बन सकते हैं। यानी अब आप दुनिया को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? शुक्रिया नाहिद। देखिए, सबसे पहले तो ये तय कर लेते हैं 2 बातें। एक तो स्केप गोट की, जिस तरह आदिल ने बड़े अच्छे तरीके से बताया। सबसे पहले ये तय करते हैं कि ये तालिबान या अफ़गानिस्तान जो है, क्या ये कोई पाकिस्तान का कोई सूबा है, कोई पाकिस्तान का कोई हिस्सा है जिसकी कि नुमाइंदगी पाकिस्तान या उसके प्राइम मिनिस्टर या उसके मिनिस्टर्स या फॉरेन ऑफिस कर रहा है? पहले तो ये देख लेते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात ये देखते हैं कि जहाँ तक स्केप गोटिंग की बात है तो वो तो हमने 80 की दहाई में भी देखा, वो हमने 9/11 के बाद भी देखा, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो रिसेंटली आर्टिकल लिखा है उसमें 2-3 जो पॉइंट्स उन्होंने बनाए हैं, उसमें सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि ब्लेम गेमिंग हमारे साथ ना करें, स्केप गोटिंग ना करें। अब यह कि ये स्केप गोटिंग जो हो रही है इस पे हम रोध हो क्यों रहे हैं? ये तो बिल्कुल नेचुरल सी बात थी। ये तो बिल्कुल, और अभी भी होगी। वो डूम और जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि क्यों कहा जाता था कि आप पूरी तरह से नहीं कर रहे, और अभी वो आने वाला है दोबारा वक्त के, रोजाना की बेसिस पे ये बात होगी। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो 3 हफ्ते गुजरे हैं, तो नाहिद मुझे और आदिल आप भी जरा बताइए मुझे कि इन 3 हफ्तों में तालिबान ने क्या अचीव किया है? कोई ऐसी चीज अचीव की है जिससे कि पता लग सके कि इनकी हुकूमत किसी मुस्तहकम बुनियादों पे चलने की इस्तिताअत रखती है या ये चलेगी? कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ गलत बातें हुई हैं इन 3 हफ्तों में। नंबर 1, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मजीद खराब हो गए। पाकिस्तान का इमेज जो है वो दुनिया में, आलमी बरादरी में मजीद खराब हो गया है। अभी हमें ये 2 चीजें जो है ना, ये जो इमेज, सारी की सारी फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो परसेप्शंस पे चलती है। अब परसेप्शन ये बन गया है आलमी बरादरी में कि पाकिस्तान जो है, जो कि अमेरिका कह रहा है कि जी आपने तालिबान को हार्बर किया, आप तालिबान के साथ थे, वो स्केप गोटिंग के साथ उसको मिला के, आप इससे बच नहीं सकते। दूसरी तरफ ये है कि तीसरा नुकसान जो इसको पाकिस्तान को हुआ है वो जो सांप और वो जो केचवे निकल रहे हैं ना आपके IMF से, फैटफ से, GSP प्लस से, हत्ता के क्रिकेट से। अच्छा, अब ये है वो जिस पे आप बात करेंगे। अच्छा, अब ये है
कि हमने ये देखना है कि अफगानिस्तान एक अलहदा मुल्क है, पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क है, दोनों सॉवरेन कंट्रीज हैं। नंबर एक, हमारा जो हम अरसे से कहते आ रहे हैं कि हमारा इन्फ्लुएंस नहीं है, अब उसको साबित भी तो करना है ना। हम ये कहते हैं कि हमारा लेवरेज है, यानी हमारी बात वो सुनते हैं। अब जो कमिटमेंट पाकिस्तान ने कर ली है पिछले 2-3 हफ्तों में कि हम तालिबान से ये भी करवाएंगे, तालिबान से ह्यूमन राइट्स की बात, खवातीन के हकूक, बच्चियों को हम स्कूल भिजवाने में भी बात करेंगे, और अभी ये जाहिर शाह वाली बात जो है खवातीन कैबिनेट वगैरह, ये हम कमिट कर चुके हैं। अब जरा जो लेकिन मैं बात करने क्यों लगा हूं- मानेंगे हमारी बात सर? सुनिए, क्यों सुनिए, मानेंगे? सुनिए, 20 साल बाद उनको आजादी मिली है, वो सुनिए। हमसे डिक्टेशन लेंगे? एक नई मुसीबत जो आने वाली है, अगर तो पाकिस्तान कामयाब नहीं होता वो सारा कुछ करवाने में जो अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और वेस्ट के लोग चाहते हैं, अगर सही। हम कामयाब नहीं होते तो हमें कहा जाएगा कि आप हमारी तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरे, आपने अपना होमवर्क ठीक नहीं किया, आपने पूरी कोशिश नहीं की। और अगर खुशकिस्मती से हम कामयाब हो जाते हैं, तालिबान हमारी बात मान लेते हैं, लेजिटिमेसी की बात हो जाती है, सारी की सारी सिचुएशन, उस वक्त क्या होगा? हमें यह कहा जाएगा, देखा आपकी बात तो मानते हम थे नहीं वो। कहते थे कि आपकी बातें सुनते हैं। हाँ। इसको टेक्निकल जबान में कैच 22 सिचुएशन कहते हैं। आप इस वक्त, ये एक नई आने वाली चीज है जो मैं जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूं कि आप जो मर्जी कर लें। सही। आपको तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम जिस वक्त नजर आ रही है ना कि स्केप गोटिंग भी की उन्होंने, वो रात के अंधेरे में चले गए, उन्होंने ये किया, अमेरिका की शिकस्त हो गई। अमेरिका की कोई शिकस्त नहीं हुई, वो अपनी मर्जी से आया था, वो अपनी मर्जी से 20 साल रहा, वो अपनी मर्जी से गया। बाकी ये जो आपने जनरल साहब की बात बताई है कि जो यानी 2 जर्नैल बैठे हुए हैं और डिफेंस सेक्रेटरी साहब और उनकी ठुकाई हो रही है, वो अमेरिका है, वो अफोर्ड कर सकते हैं। हम अभी उस काबिल नहीं है कि हम किसी को बिठा के अक्रॉस द टेबल सारी दुनिया देख रही है। फिर ठीक आपने हो गया। यानी 1-2 बातें की, बस इसको खत्म करते हैं। जी जी। सीपैक के बारे में अफगानिस्तान को शामिल करने की एम्बेसडर मंसूर अहमद खान ने बात की। अब उसमें पाकिस्तान का कितना इख्तियार है सीपैक पे? क्या हम अपने ओन पे किसी भी मुल्क को शामिल कर सकते हैं? तो सर हम तो खुद शामिल- चाइना भी तो चाहता है ना सर, वहां पे चाइना अफगानिस्तान चाहता में है जो वहां पे किन मसाइल शराइत हैं। पे? चाइना चाहता Exactly, है मशरूत तो होगा किन ना, शराइत? ये कैसे हो सकता अच्छा, है कि मशरूत अब ये ना हो? इसलिए मतलब ये है, आदिल ने बड़ी अच्छी बात की कि जब हम बात करते हैं ना तो हमें ये तो पता है कि हमने क्या बात करनी है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमने क्या बात नहीं करनी। यकीन कीजिए कि ये जो एब्सोल्युटली नॉट के 2 अल्फाज है ना, इन्होंने इतनी धमाल मचाई है इंटरनेशनल रिलेशंस में और खास तौर पे वॉशिंगटन में, व्हाइट हाउस में, पेंटागन में, कि क्या ये वो मुल्क है पाकिस्तान जिसको कि हमने इतने बिलियन डॉलर दिए, हम सबसे ज्यादा बड़े दुनिया भर में इंपोर्टर हैं पाकिस्तानी गुड्स के, हम हर जगह पाकिस्तान को, और हम नॉन नेटो एलाई भी यानी हमने इनको बनाया। क्या ये वो मुल्क है? क्या इस वक्त पाकिस्तान ये समझ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात, क्या पाकिस्तान इस वक्त ये समझ रहा है कि तालिबान की फतह उसकी फतह है, और इसका फतह का मतलब है कि पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुंतज हो गई है इस पे? क्या कश्मीर अब हल हो गया है? क्या पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो गए हैं? क्या पाकिस्तान पे कर्जा उतर गया है? क्या वजह है? नहीं, इसीलिए- अच्छा, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी जनाब। सर। फिर हमारी क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी? हमें किस तरह से डील करना है? क्या हम डर के बिल्कुल बैठ जाएं, हम जवाब ना दें? हमें पता है अगर हम डरते हैं तब भी हम मरते हैं, अगर हम बोलते हैं तब भी हम मरते हैं, तो यहाँ लेकिन पे- सेंसिबली बोलें क्यों ना? यहां पे नाहीद आती है आपकी डिप्लोमेटिक जो आपकी प्रोवेस है ना, आपकी सिफारतकारी काम आती है। ठीक है, ठीक है। मुझे ये पता है कि चाइना मेरा दोस्त है, लेकिन याद रखिएगा कि चाइना हर जगह आपके साथ नहीं होगा, और आज के दोस्त कल के दुश्मन भी होते हैं, और आज के दुश्मन कल के दोस्त भी बन सकते हैं। ये एक पुराना असूल है। सही है। चाइना को दोस्त रखे हुए मैंने अमेरिका के साथ ताल्लुकात नहीं बिगाड़ने। ये टेस्ट है पाकिस्तान की सिफारतकारी का, और मुझे पूरा यकीन है फॉरेन ऑफिस की बात हो, प्राइम मिनिस्टर की बात हो, क्योंकि जो एब्सोल्युटली नॉट के बाद ये जो आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर ने जो टोन नजर आई हमें, वो थोड़ी सी सबड्यूड थी, और वो थोड़ी सी कुछ इस तरह से थी कि आप हमें समझें। अब यानी इस वक्त की आखिरी बात आपसे करते हैं, फिर आप आदिल से बात कीजिएगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो चीजें आर्टिकल में लिखी गई हैं प्राइम मिनिस्टर की, उनमें से मेरा नहीं ख्याल कि एक भी मानी जाएगी।
चलें, ठीक है, आप तवक्को रख रहे हैं, आप तवक्को रख रहे हैं कि एक इनकरेजिंग रिस्पांस आएगा, और आपने जो कुर्बानियां दी हैं, जो आपके लोग शहीद हुए, जितना $1 बिलियन आपके लग गए, मिलियंस लोग आपके होमलेस हो गए, और पाकिस्तान की वो जो लिखा है उन्होंने कि एंटी आर्मी जो है वो एक यानी चीज शुरू हुई, इसका कोई जवाब ना तो आएगा, ठीक है, और ना हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमने अपने हाउस को इन ऑर्डर करना है, मैंने पाकिस्तान को पहले देखना है, और तालिबान की जहां तक बात है, मैं वापस आती हूँ उनको भी कुछ करने दीजिए, मैं आपकी तरफ तालिबान को वापस भी आती कुछ हूँ। करने ठीक दीजिए, है, सारा आदिल, काम आप एक खुद ना तो करें। जो नजम साकिब साहब सारी गुफ्तगू कर रहे हैं उसको अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें, फिर उसके बाद मुझे आइन के हवाले से बात करनी है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बात अब इस वक्त तालिबान कर रहे हैं 1964 का, ज़ाहिर शाह का, जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि ख़वातीन को भी वोट डालने की उसमें आज़ादी थी, और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि सज़ाएँ भी होंगी जो इस्लामी, लेकिन हो सकता है कि इस मरतबा जिस तरह सरेआम होती थी वो ना दी जाए, कुछ ना कुछ उसमें तब्दीली ज़रूर होगी। देखिए, जिस तरह एम्बेसडर साहब ने बात की तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम किया पिछले 1 महीने में, जो हमें नहीं करना चाहिए था, जो हमें करना चाहिए था। उसमें सिर्फ मैं ऐड ही करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी पॉइंट्स इनके ऐसे थे जो जिनका मैं खुद एक एडवोकेट रहा हूँ पिछले 4-5 वीक्स में, जितने हमने शोज़ किए या एनालिसिस किए या आर्टिकल्स लिखे। एक तो देखें, इस वक्त हमें तालिबान की अपनी गवर्नमेंट है, तालिबान का अपना फॉरेन मिनिस्टर है, उनको अपना केस, हमें वी शुड लेट देम प्लीड देयर ओन केस टू द वर्ल्ड। हमें उनकी वकालत इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हमें पहले अपने घर के बारे में फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि देखें इस वक्त हम जिस तरह से प्रोमिसेस कर चुके हैं दुनिया से, वो विलिंगनेस हमें तालिबान में फ़िलहाल नज़र नहीं आई। मतलब जो सबसे पहला पॉइंट दुनिया का है इंक्लूसिवनेस, उन्होंने पहली जो इंटरम गवर्नमेंट बनाई, फिर उसमें जो एडिशन किए, उनके लिए इंक्लूसिवनेस का मतलब ही कुछ हो रहा है। उनका मतलब ये है कि उज़्बेक तालिबान, ताजिक तालिबान, हज़ारा तालिबान, और दुनिया जो है वो इंक्लूसिवनेस को किसी और नज़र से देखती है कि जो बाकी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं अफगानिस्तान के, जो काबुल में बैठे हुए हैं, उनको आप एक जामे एक हुकूमत उन पर मुश्तमिल होकर बनाई जानी चाहिए। तो एक तो ये इंक्लूसिवनेस का ये हो गया। दूसरा जो ह्यूमन राइट्स हैं और विमेन राइट्स हैं, और हम जो 64 का आइन है उस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे, वो विलिंगनेस भी तालिबान से हमें उस तरह से झलकती हुई नजर नहीं आ रही। तो क्या हम आगे जाके, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने बीबीसी के इंटरव्यू में कहा कि आप टाइम दें तालिबान को, लेकिन हम क्यों ये कह रहे हैं टाइम दें? क्या हमारे पास इस चीज की गारंटी है? क्या विलिंगनेस हमें नजर आ रही है? क्योंकि देखिए, एक चीज हमें मद्देनजर रखनी होगी कि तालिबान की जो अपनी बड़ी एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है, उससे प्रैग्मेटिज्म का जो सफर है वो उन्हें तय करना है, अगर उन्हें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक रिकॉग्निशन चाहिए। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये चैलेंज है तालिबान के लिए कि वो कैसे अपनी एक्सट्रीम आइडियोलॉजी से इस तरफ का सफर करें, क्योंकि ऊपर जो तालिबान की टॉप टियर लीडरशिप है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई या उनसे हमारी जो, मैं काबुल में था, ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन, उनमें तो विलिंगनेस है, लेकिन जो रैंक एंड फाइल है, जो तालिबान का फुट सोल्जर है, जो कि 20 साल एक ऐसे अफगानिस्तान के लिए लड़ता रहा है जिसमें खवातीन घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ उनका एक है, एक इस्लाम को वो अपनी निगाह से देखते हैं, तो वो क्यों चाहेगा? वो तो यही कह रहा है कि जनाब, आप मुझे जिन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को शामिल करने के लिए कह रहे हैं वो तो सारे करप्ट है, मैं तो उनके खिलाफ लड़ा हूँ 20 साल, तो हम कैसे उनको हुकूमत में शामिल कर लें? फिर इसी तरह बाकी जो चीजें हैं, खवातीन के हुकूक हैं या ह्यूमन राइट्स, आगे कैसे बढ़ेंगी? यानी ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। अब आपका ये कहना है कि हमें अपने आप को एक हद तक इससे दूर रखना है, यानी अगर आप कोई बात करते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, तो बड़ी सोच समझ के हमें देनी होगी, एक तरीके के साथ हमें चलना होगा कि हमारे ऊपर जो बार बार टैग किया जाता है कि तालिबान इनकी बात मानते हैं या इनकी बात समझते हैं, हालांकि सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो फिर वहाँ पर सिचुएशन कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, वहाँ पर सिचुएशन मेरे ख्याल में तभी आगे बढ़ेगी, तालिबान को अगर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहिए ना, उसका रास्ता डोमेस्टिक रिकॉग्निशन से होके जाता है। अब तालिबान को ये विलिंगनेस ना सिर्फ शो करनी पड़ेगी, बल्कि बिल्कुल
ऑब्वियसली इसके बगैर आगे बढ़ना जो है वो ना सिर्फ तालिबान के अपने लिए मसाइल होंगे, जिस तरह एम्बेसडर मंसूर साहब बता रहे थे कि इकोनॉमिक गवर्नेंस इस वक्त जो है ना बहुत बड़ा मसला वो उनके बहुत लिए। बड़ा मसला बना हुआ है। और बैंक्स की जो सिचुएशन है आप वो सारी- बैंकिंग चैनल्स जो हैं वो बिल्कुल ठप पड़े हैं, कैश फ्लो बिल्कुल नहीं है, तनख्वाहें नहीं मिल रही, डॉलर्स नहीं आ रहे, आपका हमारे यहाँ से जिस स्मगल तरह होके वहाँ ब्रेन पे जा ड्रेन रहे हो हैं, चुका हमारे है, लिए भी इतना बड़ा लाख मसला 1.5 बना लाख हुआ। लोग हाँ। आपके चले गए हैं, तो आप मुल्क को कैसे चलाएंगे? तो आप या तो ये है कि बिल्कुल वही 1996 वाला अफगानिस्तान बन के आइसोलेशन में आप चलाएं। अब वो वाला अफगानिस्तान रहा नहीं है। अफगानिस्तान बहुत आगे बढ़ चुका है, स्पेशली वहाँ की जो यूथ है, वहाँ की जो खवातीन है, वो उनकी आंखों में खत्म हो रहा आंखें है। डाल मैं के लास्ट कमेंट बिल्कुल। मैं चाह रही हूँ कि ले लूँ। सर मुझे ये बताइएगा, इस सारी सिनेरियो में आपको क्या समझ आती है, किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं आगे जो इस वक्त सिचुएशन बढ़ रही है, किस तरह से इसमें तब्दीली मुतवक्के है, क्या किया जा सकता है सर नहीं, जो पाकिस्तान लोग- के एंड पे खास तौर जो पर जो आप लोग, सारी चीजें बता मैं रहे बिल्कुल थे? जवाब देता हूँ इसका मुख्तसरन। जो लोग अफगानिस्तान की तारीख को जानते हैं, जो लोग अफगान कल्चर को जानते हैं, जो वहाँ पे जानते हैं कि ये मुसलमान होने से कोई इतना ताल्लुक नहीं है, ये कल्चर की बातें हैं, उन लोगों को ये पता है कि तालिबान किस हद तक आगे आ सकते हैं अपनी आइसोलेशन को बचाने के लिए। उसमें वो तो मुमकिन ही नहीं है कि अफगानिस्तान में आप किसी तरह की फतह हासिल करें और दुश्मन को आप बिठा लें अपने साथ और उसको एक कैबिनेट दे दें आप मेंबरशिप। सवाल ही पैदा नहीं होता। मुमकिन ही नहीं है कि खवातीन जो हैं उनको कैबिनेट में लाया जाए और खवातीन को वो मकाम दिया जाए जो कि आपको स्वीडन, नॉर्वे में मिलता है या अमेरिका जो में बाकी दुनिया मिलने की expect कोशिश कर रही होती है। इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ा सा अपने तौर पे भी प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा कि हम वो चीज ना करें जो कि वो कर नहीं सकते। मुझे ये बताइए, उन्होंने इतनी कोशिश की, वो अब आप आ गए, उन्होंने तसल्लुत कायम कर लिया। एक तो ये कब्जे का लफ्ज बड़ा अजीब है, उन्होंने तसल्लुत कायम कर लिया। अब ये कि आप उनसे चाह रहे हैं कि वो सारी बातें करें जो ना अशरफ गनी की हुकूमत में थी। ये इंक्लूसिविटी, मुझे ये बताइएगा कि जितनी सक्सेसिव गवर्नमेंट पीछे गुजरी हैं, किधर थी ये इंक्लूसिविटी? जो इसके पीछे मुहर्रक है वो ये है कि इनको इस तरीके से स्क्वीज किया जाए, सही, इस तरीके से इन पे ऐसी ऐसी शराइत रखी जाएं जो ये पूरी नहीं कर सकते, ठीक ताकि है। हम इसको बता सकें कि जी चूंकि आपने ये नहीं किया लिहाजा। हाँ, एक बात आखिरी मुख्तसरन सर 30 आखिरी सेकंड्स। जी जी, पाकिस्तान को इंक्लूसिविटी या लेजिटिमेसी लेने के लिए जल्दबाजी का बिल्कुल मुजाहिरा नहीं करना चाहिए। ठीक है। जरा ठंडी करके खाते हैं, रीजन के हालात देख के, भाल के। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आदिल शाहजेब साहब हमारे साथ मौजूद रहे, नजम साकिब साहब मौजूद थे, मंसूर अहमद खान साहब ने हमें स्काइप पे ज्वाइन किया था। नाजरीन, अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पर हमें जाना है और उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे कि इस वक्त जो सारी सिचुएशन तब्दील हो रही है उससे हमारी स्पोर्ट्स की जो क्रिकेट की बहाली हम चाह रहे थे, पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली, उसको भी इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जब इसी भी की तरफ से माजरत आई है तो ये पाकिस्तान की जो मौक़िफ़ था उसको पूरी दुनिया में तस्लीम किया जा रहा है। ये एक अच्छी खबर है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة،
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। एक अच्छी खबर है जो हम चाहते हैं कि प्रोग्राम के इस हिस्से में आपसे शेयर करें कि हमें कोशिश ये की जा रही थी कि पाकिस्तान को कुछ आइसोलेशन का शिकार कर दिया जाए और ख़ासतौर पर क्रिकेट के हवाले से हम ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली पाकिस्तान में हो और वापस आए क्रिकेट। तो एक तो न्यूजीलैंड की तरफ से जो खबर आई टीम नहीं यहाँ पर खेल पाई, वो एक बड़ी मायूस कुन सी खबर थी। उसके बाद फिर जब हमने देखा कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम जो है उसने आने से माजरत कर ली तो शायकीन बड़े मायूस भी थे और उसके साथ साथ गुस्सा भी पाया जाता था कि ये इस किस्म की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन पाकिस्तान ने इस सारे मामले पर खुलकर बात भी की। हमने कहा कि जितना नुकसान पाकिस्तान का हुआ है तो उसके हवाले से भी हम कोई कानूनी चाराजोई कर सकते हैं और उसके अलावा भी जो ये सारी सिचुएशन है इसको अंडरस्टैंड किया जाए कि पाकिस्तान को इस वक्त मगरबी ब्लॉक की ज़रूरत थी। हमने हर किसी ऐसे मुल्क की मदद की है जब उसको क्रिकेट के हवाले से या स्पोर्ट्स के हवाले से मदद की ज़रूरत थी। पाकिस्तान हमेशा आगे रहा है। अब आज की जो खबर है, हमने ये देखा कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के जो उनके चेयरमैन हैं उन्होंने माजरत की है और पाकिस्तान ना आने की वजह से, और उसके साथ साथ ख़ास तौर पर यह भी कहा गया है कि जो अगला हमारा दौरा होगा वो हम शेड्यूल करेंगे ज़रूर। इसकी भी यकीन दहानी कराई गई है, यानी पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था इस हवाले से उसको अंडरस्टैंड किया गया है। ये एक बड़ी फ़तह है और पाकिस्तान को जिस तरह से आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही थी उससे भी अब हम ये समझ रहे हैं कि हम बाहर निकल आए हैं। इसके पीछे सिर्फ क्रिकेट की ही बात नहीं थी और बहुत सारी कुव्वतें थीं जो इस पर काम कर रही थी। इस सारी सिचुएशन पर अब क्या राय है हमारे एक्सपर्ट्स की, हम बात कर लेते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब इस वक्त स्पोर्ट्स एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल माजिद भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कितनी बड़ी फतह है ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ की, आज जो बड़ी अच्छी खबर आई है, आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जब से रमीज राजा चेयरमैन बने हैं, इन हाउस तो अभी देखें पीसीबी में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जाहिर है जब इस्लामी तब्दीलियां तो होती रहती हैं जी, लेकिन इंटरनेशनली पिछले 2 हफ्ते से जब से रमीज राजा आए और फिर ये न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के एपिसोड हुए, आप देखें कि पाकिस्तान पहले अपना सिर्फ हम लोग खुद अपने मुल्क में लड़ रहे होते। जी जी, ये पहला मौका है कि मगरबी मीडिया, मगरब से ताल्लुक रखने वाले बड़े बड़े क्रिकेटर लाइक डेविड डावर, माइक एथर्टन और बड़े बड़े जो उनके लिखारी हैं वो पाकिस्तान का केस लड़ रहे हैं। और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को बुलाकर आज जो इन वॉटमोर ने जिस तरह पाकिस्तान से माफी मांगी है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एक इखलाकी फतह तो है। अब ये अगले साल आएंगे या नहीं आएंगे, फरवरी मार्च में ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी या नहीं आएगी, ये तो अभी बहुत दूर की बात है। लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में रमीज राजा ने जिस तरह पाकिस्तान का केस लड़ा है उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान को एक इखलाकी जीत दिलवा दिया। ठीक है, अभी तक तो आपको लग रहा है कि सिचुएशन बेहतर है। सर, ओवरऑल वैसे फिर आपकी नज़र में क्या हल है कि किस तरह से डील किया जा सकता है इन सारे मामलात को, और जो हमें नुकसान पहुंचा है उस पर हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या ऑप्शन है हमारे पास इस वक्त? देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं, उनसे रहनुमाई लेनी चाहिए रमीज राजा को, यकीनी तौर पर ली भी होगी। फिर फॉरेन ऑफिस को एतमाद में लेना चाहिए। फॉरेन ऑफिस से पूछा जाए कि हमारे पास क्या ऑप्शन मौजूद है। पिछले दिनों विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान टेलीविजन भी लीगल ऑप्शन पर गौर कर रहा है। जी जी बिल्कुल, नुकसान हुआ है तो क्रिकेट बोर्ड का भी बिलियंस ऑफ डॉलर का माली नुकसान हुआ है। तो जितने लीगल ऑप्शन हैं, जहां जहां पाकिस्तान इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को बैकफुट पर ला सकता है, यकीनी तौर पर लाना चाहिए। और मेरा ख्याल में इसमें क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की चॉइस है रमीज राजा। उन्होंने अभी तक इस खासतौर पर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का जो केस है इसमें पाकिस्तान को सुरखरूख किया है। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह रमीज राजा इस वक्त इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसे मुल्कों को बैकफुट पर रखे हुए हैं,
तो अगर यही हमारा स्टांस रहा, हमने जाराना अंदाज में आगे बढ़ने की कोशिश की, तो कोई वजह नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल जो थोड़े हफ्ते के लिए रुका था वो दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान आकर पाकिस्तान में खेलेंगे। पाकिस्तान में अब कोई मसला नहीं है, मैंने तो पूरी दुनिया में क्रिकेट कवर की है। आज जितनी अच्छी सिक्योरिटी पाकिस्तान दे रहा है फॉरेन टीमों को, दुनिया कोई मुल्क इस तरह की सिक्योरिटी नहीं देता। तो इंग्लैंड का टूर ना करना, न्यूजीलैंड का यहाँ से वापस चला जाना, मेरे ख्याल में उनको खुद हकीकत उठाना पड़ेगी। सर वेस्ट इंडीज के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद उधर से कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स हमें मिले हैं, ग्रीन सिग्नल्स। देखिए वेस्ट इंडीज माजी में भी पाकिस्तान आ चुकी है जी। अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो 2017 या 18 में वेस्ट टीम ने कराची में T20 इंटरनेशनल खेले थे। तो वेस्ट इंडीज के बारे में तो हमें खासी मजबूत इशारे मिल रहे हैं। तो सर इस सारे सर खास तौर पे इस सारे सिनेरियो में इस वक्त जो न्यूजीलैंड वाला ये सारा वाकया हुआ, फिर उसके बाद ये इंग्लैंड वाला हुआ, इसमें वेस्ट इंडीज की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल आना, एक अच्छी खबर आना, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये कितनी खुशाइंद है हमारे लिए और खासतौर पर क्रिकेट के शायकीन के लिए? देखिए कोई भी टीम, फॉरेन टीम अगर पाकिस्तान आती है, चाहे वेस्ट इंडीज आए, अफगानिस्तान आए, बांग्लादेश आए, श्रीलंका आए, जनूबी अफ्रीका आए, पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन है। ठीक है। लेकिन भारतीय तसल्लुत से या भारतीय दबाव में आकर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे भयानक खेल में इन्वॉल्व हो रहे हैं जी। मेरे ख्याल में उनको जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने पिछले दिनों जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और बैकफुट पे लाने की कोशिश की, ये हमारी इखलाकी चीज है। हमें ठीक है क्रिकेट नहीं मिल रही, लेकिन हम उनको भी एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन एक बात जाते जाते कि आज जिस तरह वसीम खान साहब रिजाइन कर गए हैं। जी सर, मैं इसी पे चाह रही थी कि आप जरा इसमें भी अपनी ओपिनियन दे दें कि इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? देखिए वसीम खान बहरहाल इस वक्त T20 वर्ल्ड कप सर पे है। पहले मिसबा लोग चले गए, वकारी लोग चले गए, आज वसीम खान चले गए। एक इंटरनेशनली हमारा एक अच्छा इमेज नहीं जा रहा। लेकिन इस फ्रंट पर जहां पर इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान आने से मना कर रही थी, तो मेरे ख्याल में अब हमें एटलीस्ट अपनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर नजरसानी करने की जरूरत है। अब हमें हर एक को अपना कंधा नहीं देना चाहिए। हमें दूसरों के मामला में इन्वॉल्व होकर हमें अपने प्लेयर्स को खतरे में नहीं डालना चाहिए। हमारा भी एक दुनिया में एक बड़ा नाम है। हमने 87 का वर्ल्ड कप करवाया, हमने 96 का वर्ल्ड कप अपने मुल्क में फाइनल भी लाहौर में हुआ, फिर 2008 में हमने एशिया कप की मेजबानी की। तो पाकिस्तान छोटा मोटा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान की क्रिकेट की एक बहुत बड़ी तारीख है। इसी तारीख को आगे ले जाते हुए हमें आज इखलाकी पता मिली है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये बड़ी टीमें जो हैं ये भी शर्मिंदा तो हो रही हैं, लेकिन शर्मिंदा होने के बाद वो यकीनी तौर पर अपने फैसले पर नजरसानी करेगी और पाकिस्तान आकर क्रिकेट खेलेगी और हमारी जो मेजबानी इंशाल्लाह उसकी तो पूरी दुनिया ही मोतरफ है। मैं तो दुनिया में जहां जहां गया हूँ, इवन इंडिया वाले भी आज भी पाकिस्तान की मेजबानी की तारीफ करते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया सर। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे और स्पोर्ट्स के हवाले से जो सूरत-ए-हाल डेवलप हो रही है उसके हवाले से बात कर रहे थे। यकीनन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने मेज़बानी की है बहुत बड़े बड़े इवेंट्स की, और इंशाल्लाह अब अगर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो हम एक जारहाना अंदाज इख्तियार किए हुए हैं और हम उन कुव्वतों को एक्सपोज भी कर रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए नेगेटिवली सारा काम कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह मुस्तकबिल में अच्छी खबरें हैं क्रिकेट के मैदान में। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से नाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।